यस बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए, ये इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन में हम चौथी अन्योन्य क्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म को हिंदी में अपन कह सकते हैं बहुयुग्म विकल्पी। मल्टीपल का मतलब बहु, एलिलिज्म का मतलब युग्म विकल्पी। तो देखो, आज एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने जा रहा है। आज एक और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट से आप रूबरू होने जा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अब तक आपने यही जाना कि किसी एक जीन, क्योंकि आप मेंडलवाद पढ़ रहे थे ना, तो मेंडल तो बेचारा यही कहता था कि यार एक जीन या एक कारक से एक लक्षण की वंशागति का नियंत्रण होता है और किसी भी एक लक्षण के दो विपरीत विभेद या विपर्यासी विशेषक उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें मेंडल के बाद की हैं, काफी बाद, लगभग 100 साल बाद की बातें हैं, जब विज्ञान ने और ज्यादा विकास कर लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लोगों ने पाया, वैज्ञानिकों ने पाया कि किसी पॉपुलेशन यानी कि एक जनसंख्या की यदि बात की जाए समष्टि, तो उसके अंदर किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो से भी ज्यादा एलील यानी युग्म विकल्पी उपस्थित हो सकते हैं। और मेंडल के समय तक तो यही था कि एक लक्षण को एक कारक या जीन नियंत्रित करेगा और एक कारक के दो ही विशेषक हो सकते हैं। इसका मतलब एक जीन के दो ही युग्म विकल्पी या एलील हो सकते हैं। लेकिन यह पाया गया है कि एक पॉपुलेशन में ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी एलील्स एक से ज्यादा पाई जाती हैं, और एलील एक से ज्यादा है तो इसका मतलब उस लक्षण के विशेषक भी निश्चित रूप से दो से ज्यादा ही होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बड़ा शानदार। यार आपने आंखों के रंग के बारे में तो सुना ही है ना, आई कलर। तो यदि हम आंखों के रंग को लक्षण प्रारूप मानकर चलें, तो अगर इसके हम विपरीत विभेदों की बात करें आई कलर्स की, तो विपरीत विभेद में सीधा सीधा सा निष्कर्ष निकल के आता है बच्चों, किसी की आंखें काली, किसी की भूरे रंग की आंखें होती हैं, है ना, और किसी की नीली, झील से नीली आंखें हो सकती हैं, है ना, गुलाबी तो किसी की नहीं होती, गाना फर्जी में बन गया वो गुलाबी आंखें। तो ये तीन तरह की जो आंखों का रंग आपने देखा है, तो तीन तरह के विपर्यासी विभेद हो गए। तो वही मैं एक उदाहरण दूं आपको, रक्त समूह, तो किसी का रक्त समूह ए, किसी का रक्त समूह बी, किसी का रक्त समूह ओ, किसी का रक्त समूह ए बी। तो एक से ज्यादा फिनोटाइप बन गए, दो से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर बन गए। भाई ये कैसे संभव हो सकता है जब उसके एलील्स निश्चित रूप में दो से ज्यादा हों? तो इसका मतलब, इसकी सीधी सीधी परिभाषा बन गई, अर्थात किसी जनसंख्या में, पॉपुलेशन शब्द इंपॉर्टेंट है यहां, समष्टि या जनसंख्या में एक जीन के दो से ज्यादा, ग्रेटर देन 2 एलील उपस्थित होते हैं। दो से ज्यादा एलील पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, उस जनसंख्या के किसी एक सजीव की बात करें, किसी एक द्विगुणित सजीव में यदि अपन देखें, किसी एक द्विगुणित सजीव में, किसी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, केवल दो ही एलील उपस्थित होंगे। यह बात समझना, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। भाई सजीव द्विगुणित है तो उसमें किसी एक लक्षण के लिए दो ही तो गुणसूत्र हैं समझात, तो दो ही एलील हो सकते हैं अधिकतम उसमें, उस लक्षण के लिए। लेकिन जनसंख्या में जरूर हो सकते हैं वो दो से ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट बात है, जनसंख्या में दो से ज्यादा, और सजीव अगर द्विगुणित है तो उसमें तो दो ही एलील होंगे एक समय पे उपस्थित। और जब वो युग्मक बनाएगा, इस सजीव के युग्मक में केवल, अब तुम जानते हो भाई लक्षणों की शुद्धता का नियम कहते हैं पृथक्करण के नियम को, तो पृथक्करण का नियम का तो कोई अपवाद ही नहीं है, तो वो कैसे गलत हो सकता है? तो कल को तुम कहो सर युग्मक में एक ही एलील होगा, युग्मक में भी एक से ज्यादा, यार ये तो पूछने लायक बात है ही नहीं। युग्मक तो सर्वदा शुद्ध होते हैं किसी एक एलील के लिए। तो जब द्विगुणित सजीव है उसमें दो ही एलील है, तो वो युग्मक बनाएगा तो एक एक एलील दोनों टाइप के युग्मकों में चले जाएगा। तो युग्मक में केवल
एक ही एलील उपस्थित होगा। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है काम की। वो जनसंख्या के लिए है बात, एक सजीव में दो और उसके युग्मक में केवल एक ही एलील उपस्थित होगा। अब यदि आपको इसका बनाना है, अब यार एक से ज्यादा एलील है, ऐसी स्थिति में अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या, यदि मैं आपको बताऊं जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप की संख्या, फॉर्मूला है, अगर आपको बहुयुग्म विकल्पी में जीन प्रारूप की संख्या पता लगानी है तो इसका सीधा सा सूत्र एक n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये सूत्र आप याद रखो, आपको जीन प्रारूप पता चल जाएंगे कितने हैं, जहां पर n क्या है, n बराबर एलील की संख्या, कितने एलील्स यहां पर उपस्थित होंगे उसकी संख्या है। अब जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लूं तो यहां इस बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलीलिज्म के कुछ उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे एक उदाहरण है पहला, मानवों के अंदर पाए जाने वाला एबीओ रक्त समूह, एबीओ ब्लड ग्रुप, तो इसमें 3 एलील उपस्थित होती हैं। तो इस फॉर्मूले में जब 3 की वैल्यू रखोगे तो आपको जीन प्रारूप कितने मिलेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 बटे 2, 4 तिया 12 और 2 6 प्रकार के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे भाई आपको। ऐसे एक उदाहरण में लेता हूं, खरगोश यानी कि रैबिट, खरगोश में कोट का कलर, कोट का रंग, ये टोटल 4 एलील से नियंत्रित होता है। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बटे 2 करोगे कितना आएगा, 5 चौक 20 बटे 2, 10 प्रकार के जीनोटाइप आएंगे भाई, बना के भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही मैं आपके सामने एक लक्षण रखता हूं, ये नाम सुना होगा आपने, ड्रोसोफिला, है ना। ड्रोसोफिला में आंख के रंग की बात करूं, सपोज आंख का रंग, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये टोटल 15 एलील से नियंत्रित होता है। तो इसमें कुल जीनोटाइप कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 15 प्लस 1 बटे 2, 16 इंटू 15, तो ये लगभग 240 आएगा, और 240 बटे 2 करोगे तो 120 प्रकार के यहां पर आपको क्या प्राप्त होंगे, जीनोटाइप। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से अपन इनको निकाल सकते हैं जीनोटाइप की संख्या को। अब ब्लड ग्रुप का एक बड़ा उदाहरण यहां लेकर के इसको सिद्ध कर देता हूं मैं, ये सारी चीजें कैसे हैं। तो चलिए मानव में मैं बात करता हूं एबीओ रक्त समूह की। तो इस एबीओ रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए मेरे पास बच्चों एक बहुत ही शानदार सी चीज है। दो तो मेरे पास है प्रभावी एलील, प्रभावी एलील की संख्या कितनी है, 2, और वो प्रभावी एलील कौन कौन सी है भाई, 2, एक जिसको मैं आई ए से निरूपित करता हूं और दूसरी जिसको मैं आई बी से निरूपित करता हूं। आई ए वो प्रभावी एलील है जो बनवाएगी एंटीजन ए, और एंटीजन ए कब बनेगा, जब आरबीसी की सतह पर जो शर्करा होगी, शर्करा, वो शर्करा कौन सी होगी, एन एसिटाइल, बता चुका हूं ये, गैलेक्टोसेमीन। क्लियर। और जब ये शर्करा उपस्थित होगी, एंटीजन ए होगा, तो फिर रक्त समूह कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए वाला। ऐसे ये वाली एलील जब है तो ये अपने अनुलेखन अनुवादन से क्या बनवाएगी, एक एंटीजन, जिस एंटीजन को बोलते हैं एंटीजन बी। और एंटीजन बी जो है, ये एंटीजन आरबीसी की जो सतह है उस पर कौन सी शर्करा लगवाएगा, गैलेक्टोज। और जब गैलेक्टोज शर्करा लगेगी तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा उस ब्लड ग्रुप का नाम होगा बी, बी रक्त समूह। और एक तीसरी एलील होगी जिसको अपन कहेंगे एक अप्रभावी यानी रिसेसिव एलील। एक एलील, मैंने कहा ना 3 एलील होती हैं, मैंने लिख रखा है वहां देखो, 3 एलील से निरूपित होता है रक्त समूह ये रहा। तो तीसरी अप्रभावी है, और अप्रभावी एलील को हम कैसे व्यक्त करते हैं, आई से केवल या फिर आई 0 से, इस तरह व्यक्त कर सकते हो इसको। ये एलील जब उपस्थित होगी तो इसकी वजह से कोई एंटीजन नहीं बनेगा भाई, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और आरबीसी की सतह पर या आरबीसी की झिल्ली पर नो शुगर, दोनों में से कोई सी भी शर्करा उपस्थित नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो
ओ ब्लड ग्रुप बनने की संभावना उत्पन्न होगी। तो देखते हैं, अब हमारे पास क्रमांक यानी सीरियल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, और इन 4 सीरियल नंबर के आधार पर मैं यहां पर आराम से फिनोटाइप बनाऊं। तो फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप, यानी कितने प्रकार का रक्त समूह हो सकता है, ए बी, हम जानते ही हैं तो 4 प्रकार का होता है। फिर इन रक्त समूहों के बाद अगर मैं इनका जीन प्रारूप देखूं, जीनोटाइप, तो देखो कितना आसान हो गया। एक तो समयुग्मजीय अवस्था में प्रभावी आ जाए तब ए रक्त समूह आ सकता है, या फिर एक विषम युग्मजीय अवस्था में आ जाए, क्योंकि अप्रभावी तो अपना असर दिखाएगी नहीं, प्रभावी दिखाएगी, तो ये और एक दोनों स्थितियों में ए रक्त समूह आएगा। अगर बी वाली एलील समयुग्मजीय में आ जाए तो भी बी बनेगा, और बी वाली एलील विषम युग्मजीय स्थिति में आ जाए तो भी बी बनेगा, क्योंकि ये वाली एलील तो कुछ बनाती नहीं है, बी ही अपने आप को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि दोनों एलील किसी सजीव में एक साथ आ जाएं, ए और बी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, उस सजीव में रक्त समूह हो जाएगा ए बी। और ये ए बी रक्त समूह किसका उदाहरण पढ़ाया था मैं, याद करो, सह प्रभाविकता, याद आ रहा है, सह प्रभाविकता नहीं बताया था, ये भी प्रभाविकता का अपवाद है जिसमें दोनों एलील अपने आप को बराबर रूप से व्यक्त करती हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसी आरबीसी बनेगी जिसकी सतह पर एन एसिटाइल ग्लूकोज गैलेक्टोजेमिन वाली शर्करा भी होगी और गैलेक्टोज शर्करा भी होगी, यानी इसके आरबीसी पर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, और ये रक्त समूह कौन सा कहलाएगा, ए बी। इसे कहते हैं सह प्रभाविकता, ये पढ़ाया मैंने आपको, उदाहरण भी लिखाया है। और लास्ट, ओ रक्त समूह कब आ सकता है, जब इसके दोनों ही एलील्स कौन से हो, आई ओ या I0 तो इस प्रकार इनको गिनो, कितने जीन प्रारूप हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, देख लो 6 ही प्रकार के जीन प्रारूप मैंने यहां लिख रखे हैं और 6 बना भी दिए। इस प्रकार से रक्त समूह का ये सीन खत्म। ऐसे ही अगर अपन चूहे वाला उदाहरण लें, सॉरी चूहे नहीं, खरगोश वाला दूसरा उदाहरण, खरगोश, रैबिट। तो रैबिट में जो 4 एलील है ना बच्चों, वो कौन कौन सी है, देखो मैं यहां लिख देता हूं 4 एलील कौन सी है, अगोटी, चिंचला, हिमालयन एंड एल्बिनो। अगोटी को कैपिटल सी से दर्शाते हैं, चिंचला को सी के ऊपर CH, हिमालयन को सी के ऊपर H और एल्बिनो को सी के ऊपर A से दर्शाते हैं। ये 4 एलील्स हैं इसकी जनसंख्या में। तो 4 एलील है तो 10 जीन प्रारूप कौन कौन से बनेंगे, देखो आप, चिंचला अगोटी से, सबसे पहले अगोटी से 4 कौन कौन से बन सकते हैं, कैपिटल सी सी की पावर CH, कैपिटल सी की पावर H और कैपिटल सी की पावर A। 4 तो जीन प्रारूप यही बन गए। ये सब कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाएंगे, अगोटी। एक चिंचला कैसे बनेगा, देखो सी के ऊपर CH भी आ सकता है, सी के समयुग्मजीय हो सकते हैं, और विषम युग्मजीय की स्थिति कौन कौन सी हो सकती है, सी के ऊपर CH, सी के ऊपर H, सी के ऊपर CH और सी के ऊपर A, ये 3 ही बनेंगे इसमें। फिर हिमालयन में क्या क्या बनेगा, देखो सी के ऊपर H, सी के ऊपर H, एक तो समयुग्मजीय और एक ही विषम युग्मजीय बनेगा, सी के ऊपर H और सी के पावर A, यानी 2 ही जीन प्रारूप बने। और लास्ट में यदि मैं एल्बिनो की बात करूं, रंजकहीन, कोई रंग ही नहीं है, तो ये तो केवल एक ही स्थिति में बनेगा, सी पर A और सी पर A। टोटल गिन लो कितने जीन प्रारूप बने, कितने प्रकार के बन गए इन एलीलों से, 4 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, देख लो मैंने यहां भी कितने लिखे हैं, 10। तो इस तरीके से मल्टीपल एलीलिज्म आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, रक्त समूह से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी की चर्चा हम करेंगे विस्तार से, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरी करें और फिर हम नेक्स्ट इसके 5वें पड़ाव यानी घातकता या लीथैलिटी की ओर अग्रसर हों। ठीक है, तो चलिए इस ABO ब्लड ग्रुप के संदर्भ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताना चाहूंगा। तो देखिए बच्चों, इसमें एक बहुत शानदार इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि जो ABO ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ठीक है ना। इस ABO ब्लड ग्रुप की एक सबसे बड़ी और खास बात यह है
कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप है इसमें 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप आपको प्राप्त होते हैं। लक्षण प्रारूप का मतलब ही ये है कि रक्त समूह का प्रकार, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का कौन सा टाइप है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का जो प्रकार है वही लक्षण प्रारूप है, और वो हमारे पास 4 थे। कौन से? A, B, AB और O। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे। इनके जीन प्रारूप हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, n×n+1/2 वाले फॉर्मूले से निकाला था, क्योंकि ये 3 एलील से नियंत्रित होता है लक्षण IA, IB और I0, जिसमें से IA, IB प्रभावी एलील है और I0 अप्रभावी एलील होती है। इसीलिए इसमें कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं, और वो 6 की 6 जीन प्रारूप मैंने उस दिन लिखे थे, 2 A ब्लड ग्रुप के, 2 B के, 1 AB का और 1 O का। इस तरह 6 जीन प्रारूप यहाँ निर्मित होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आती है वो आती है हर एक प्रकार के ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो किसने किया। तो इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण एलील करवाती हैं, और ये जो एलील्स हैं ये क्या बनवाती हैं? एंटीजन्स। एंटीजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के अणु होते हैं बच्चों। एंटीजन H कहते हैं उसको नॉर्मल स्थिति में। अब ये एलील्स अपने अनुलेखन अनुवादन से उनका निर्माण करवा देती हैं। अब एक एंजाइम होता है N-एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इस एंटीजन H पर जोड़ देता है N-एसिटाइल गैलेक्टोस एमीन, एक शर्करा है व्युत्पन्न प्रकार की, मैंने पढ़ाया था आपको कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकेराइड्स में। तो ये जैसी जुड़ेगी वैसे ये एंटीजन H किस में बदल जाएगा? एंटीजन A के अंदर। तो इस ब्लड ग्रुप A की अंदर जो भी आरबीसी है, आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन, आरबीसी की झिल्ली पर उपस्थित एंटीजन, एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन से होंगे? तो A रक्त समूह वाली की आरबीसी पर एंटीजन A ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। B रक्त समूह में गैलेक्टोसेमाइल एंजाइम होता है एक, ये गैलेक्टोस समूह आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन H पर जोड़ देता है गैलेक्टोस शर्करा, और वो परिवर्तित हो जाता है एंटीजन B में। तो B रक्त समूह में जो आरबीसी होंगी उनकी सतह पर जो एंटीजन होगी उस एंटीजन का नाम होगा B एंटीजन। अब AB रक्त समूह आप जानते हो जिसमें दोनों एलील उपस्थित होती हैं IA और IB। ऐसी स्थिति में इसके आरबीसी की सतह पर गैलेक्टोसेमीन और गैलेक्टोज दोनों ही प्रकार की शर्कराएं होंगी। इसका मतलब दोनों ही तरह के एंटीजन इसमें उपस्थित होंगे। एंटीजन A भी उपस्थित होगा इसमें और एंटीजन B भी उपस्थित होगा, किसमें? AB रक्त समूह में। और O रक्त समूह वो है जिसका जीन प्रारूप I0 यानी IO होता है, यानी कि कोई भी शर्करा नहीं बनेगी, यानी इसके आरबीसी की सतह पर एंटीजन ही उपस्थित नहीं है, यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं नो एंटीजन। नो एंटीजन का मतलब O रक्त समूह की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। तो ये हमारा दूसरा बॉक्स बन गया एंटीजन से संबंधित। अब तीसरा बॉक्स, भाई एंटीजन कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का अणु हो सकता है, लेकिन हर एक के रक्त समूह में या ब्लड ग्रुप में एक एंटीबॉडी भी उपस्थित होती है। ये एंटीबॉडी क्या होती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के अणु होते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे बच्चों, अगर आपने इम्यूनोलॉजी वाला प्रतिरक्षा वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA, IgM, IgG, IgE, IDE, ये सब एंटीबॉडी ही तो हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इनको, वाई के आकार की सी संरचना बनी हुई है एनसीईआरटी में एक, वो सब एंटीबॉडी हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है आखिरकार वो प्रोटीन जिसपे कोई कार्बोहाइड्रेट समूह लगा हुआ है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या बनाती है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडियों का काम होता है प्रतिरक्षा का, यानी ये हमारे शरीर में बाहर से आए स्वदेशी या विदेशी, यानी कि खुद के या बाहर से आए किसी अन्य सजीव के अणुओं को, उनसे निर्मित पदार्थों को पहचानने का काम करते हैं कि ये हमारे हैं या विदेशी हैं। अगर ये हमारे खुद के होते हैं तो ये उनको सरवाइव करने देते हैं शरीर में, और अगर ये बाहर के होते हैं किसी दूसरे के तो फिर ये उनको सरवाइव नहीं करने देते बच्चों। ये सरवाइव नहीं करने देंगे तो क्या होगा?
ये उसको मार देंगे, एंटीबॉडी घेर करके उसकी मृत्यु कर देंगे, एक तरह से पुलिसमैन है कोशिका के। समझ में आई? एंटीबॉडी तो हर एक के रक्त में, और ये प्रतिरक्षा तंत्र वाली एंटीबॉडी रक्त में ही तो उपस्थित होती हैं। तो आप सीधा सा फंडा याद रखना, सेम एंटीजन को सेम एंटीबॉडी पहचान के मारती है। यानी मैं कहूं कि एंटीजन ए है मेरे शरीर में, तो मेरे शरीर में एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती, या हो सकती है। मैंने अभी अभी कहा कि सेम सेम को मारता है। तो यार मेरे, यदि मान लो मेरा रक्त समूह ए है, तो मेरी आरबीसी पर कौन सी एंटीजन होगी? ए एंटीजन। तो मेरे रक्त में एंटीबॉडी ए कभी नहीं हो सकती। अगर एंटीबॉडी ए मेरे रक्त में कहीं से भी आ गई तो यार मेरे इन एंटीजनों को ये जीने ही नहीं देगी, ये रक्त का थक्का जमा देगी, और रक्त जम जाएगा तो सिरा धमनियां ब्लॉक हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा। इसे रक्त का स्कंदन भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? एंटीजन एंटीबॉडी अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। इसीलिए यदि मुझे एंटीजन ए वाली आरबीसी मेरे शरीर में जीवित रखनी है, एंटीबॉडी ए वाली नहीं होनी चाहिए। कौन सी रखनी पड़ेगी मुझे? बी वाली। तो इसी आधार पर यहां मैं बात करूंगा एंटीबॉडी, रक्त में एंटीबॉडी। समझ में आई? एंटीबॉडी क्या चीज है भैया? एंटीबॉडी ये हो सकती है ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर तो बी, बी वाले ब्लड ग्रुप में ए। अब ऐसा रक्त समूह जिसके शरीर में आरबीसी पर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो उसमें अगर आपने कोई सी भी एक एंटीबॉडी रख दी तो वो तो उस आरबीसी को बर्बाद कर देगी बच्चों। ये वाली एंटीजन्स उस शरीर में तभी जीवित रहेंगी जब उसके पास कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित ना हो, यानी कि नो एंटीबॉडी। क्लियर? और यहां पर यदि बात करूं ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह वाले मनुष्य की आरबीसी पर कोई एंटीजन ही नहीं है। कॉमन सेंस लगाएं, ओ रक्त समूह वाले मनुष्य की आरबीसी पर कोई एंटीजन ही नहीं है, प्रतिजन है ही नहीं कोई। जब कोई एंटीजन होगा ही नहीं तो कॉमन सेंस, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी चाहे दोनों प्रकार की रख लो आप, कभी भी आरबीसी को कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी किसे पहचानती है? एंटीजन्स को, और एंटीजन तो आपके आरबीसी पर है ही नहीं। कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी का कोई खतरा है ही नहीं। इसका मतलब ये मनुष्य अपने शरीर में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी रख सकता है, ए भी और बी भी, दोनों ही एंटीबॉडी उपस्थित होंगी इसके शरीर में। तो ये हमारा जो ए बी और रक्त समूह है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का लेखा जोखा। अब आप कहोगे सर ये एंटीजन एंटीबॉडी का लेखा जोखा क्यों पढ़ाया आपने? क्योंकि बच्चों इस पर आधारित बहुत बढ़िया सवाल रक्त स्थानांतरण से संबंधित बनते हैं कि यार ये वाला मनुष्य है, इसका रक्त समूह ये है, क्या ये इस रक्त समूह वाले मनुष्य को रक्त स्थानांतरित कर सकता है कि नहीं कर सकता, खतरे की चांसेस कितनी है, या सफलतापूर्वक रक्त स्थानांतरण होने की चांसेस कितनी है, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये समझते हैं चलिए, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग घटना है। देखिए ध्यान से, मैं मान लो आपके सामने एक मनुष्य बनाता हूं, ठीक है भाई, ये वो मनुष्य है, ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल सिंपल सा। इस मनुष्य का ब्लड ग्रुप मैं बोल रहा हूं ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, रक्त समूह क्या है इसका? ए। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें एंटीजन कौन सी होगी? ए, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके शरीर में? बी। देख लो, ए वाले के शरीर में एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। स्मॉल लेटर से एंटीबॉडी को लिखते हैं, कैपिटल लेटर से एंटीजन को लिखते हैं। तो ये ए तो क्या है भाई? एंटीजन, और बी क्या है? एंटीबॉडी। ये इसके शरीर में, तो इसको तो कोई खतरा है नहीं, क्योंकि ए को बी वाला पहचानेगा भी नहीं और ना मारेगा, क्योंकि सेम वाला सेम को पहचानता है और मारता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ें। अब मेरे पास चार संभावनाएं हैं, चार ऐसी संभावना है कि एक मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसका ए रक्त समूह हो, ब्लड ग्रुप ए, एक ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप बी हो,
एक ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, और एक ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। क्लियर? ये 4 रक्त समूह वाले मनुष्य है मेरे पास। इन चारों के अंदर अगर मैं आपके सामने एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल पूरा करूं तो जरा गौर से देखना, इनमें एंटीजन कौन कौन से होंगे? ए तथा बी दोनों, और इसमें नो, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और बात यदि एंटीबॉडी की करें, ध्यान से देखते चलना, बी ए कोई भी नहीं, और इसके अंदर दोनों ए और बी। ये एंटीजन एंटीबॉडी का खेल। ठीक है भाई। अब मान लो ये तो वो आदमी है जिसको मैं ले रहा हूं दाता, और देखना यहां से जो कंडीशन निकलेगी उसे हम सब पे लगा देंगे, और ये वो सारे हैं जिनको मैं मान के चल रहा हूं ग्राही हैं। ठीक है, इनको रक्त की आवश्यकता है, और देने वाला कौन है? ए। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले केस पे आते हैं। ए रक्त समूह वाला इंसान, ए रक्त समूह वाले इंसान को रक्त दे सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलो देखते हैं भाई। मान लो मैंने रक्त देना शुरू किया इसको, जैसे ही मैंने रक्त देना शुरू किया है ए वाले को, तो रक्त के रूप में इसके शरीर में से मुख्य रूप से क्या ही निकल के रक्त के साथ आरबीसी। आरबीसी के सतह पर कौन है? एंटीजन। कौन सा एंटीजन है? ए। जैसे ये एंटीजन इस ए वाले के शरीर में घुसा तो इसके जो पुलिसमैन थे वो तैयार हो गए चेक करने के लिए कि यार क्या आ रहा है, बाहर का है कि अपना भाई है। ये बी एंटीबॉडी सक्रिय हो गए, ये टूट के पड़े उस बाहर से आने वाली आरबीसी पर। जैसे ही उन्होंने उस आरबीसी पर लगे एंटीजन को देखा, एंटीजन को देखते ही इनके पैर वहीं के वहीं रुक गए। इन्होंने कहा अरे यार ये तो अपना भाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंटीजन ए तो हमें रात दिन देखने की आदत है, इस एंटीजन ए को तो हम दिन रात देखते हैं अपने शरीर में, ये तो अपना ही भाई है, अपने ही जैसा है, आने दो इसको, यानी कोई खतरा नहीं है। यानी एंटीबॉडी बी से एंटीजन ए को कोई खतरा नहीं है, यानी सफलतापूर्वक ये व्यक्ति इस ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। अब हम चर्चा करेंगे केस सेकंड। मान लो ये देता है बी रक्त समूह वाले इंसान को। अगर ये ए वाला इस बी रक्त समूह वाले इंसान को रक्त देता है तो कॉमन सेंस, रक्त के साथ क्या आ रही है? आरबीसी। आरबीसी की सतह पर क्या है? एंटीजन। और एंटीजन कौन सा है भाई? ए वाला। इसके शरीर में जो पुलिस बैठी है वो कौन सी है? ए। एंटीबॉडी कौन सी बनी बैठी है इसके शरीर में? ए एंटीबॉडी। इस ए एंटीबॉडी ने देखा आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी को। जैसे ही इसने एंटीजन बी को देखा तो इसने कहा ये तो अपना ही एंटीजन है, ये तो अपना भाई है। लेकिन बाहर से आने वाले रक्त की आरबीसी पर इसने जैसे ही एंटीजन ए को देखा, इसने तलवार खींच ली। इसने कहा अरे यार कोई विदेशी कण आ रहा है। इसके साथ ही और इकट्ठे हो गए, ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी ए इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा आने दो, देखते हैं कौन है। देखा तो ये बी एंटीजन को पहचानते हैं, और बाहर से हम देख आ रहे हैं ए एंटीजन, ये तो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और इस ए एंटीजन को घेर लेंगे और रक्त स्कंदन की क्रिया को अंजाम दे देंगे, और उसके शरीर में जो ग्राही है इसके शरीर में रक्त का थक्का जम जाएगा, इसकी मृत्यु होने के चांसेस हैं। इसलिए ये ए रक्त समूह वाला इस बी रक्त समूह वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। समझ में आई अब बात आपको? नेक्स्ट, हमने ये तीसरे केस ए बी वाले को देने की सोची। मैंने कहा भाई तू दे इसको ब्लड। जैसे इसने ब्लड दिया तो उसकी आरबीसी पर अब की बार दोनों एंटीजन बैठ के आ रहे हैं कि एक ही आ रहा है? एक ही आ रहा है। कौन सा एंटीजन? ए। लेकिन इसके शरीर में लड़ने के लिए एंटीबॉडी नाम की पुलिस है ही नहीं। देखो, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। ए बी वाले के जो ले रहा है इस वक्त रुधिर, उसके शरीर में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी पड़े ना वो आरबीसी दो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो एंटीजन वाला ब्लड इसको दो, कोई रोकने टोकने पूछने वाला है ही नहीं। क्योंकि रोकने टोकने और पूछने वाला कौन होता है? एंटीबॉडी, वो इस पे है ही नहीं। यानी ये तो रक्त ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, और ए बी से भी ले लेगा, ओ वाले से भी ले लेगा, क्योंकि इसमें पूछने वाला कोई नहीं है। यानी कि एंटीजन नाम, एंटीबॉडी नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए इसीलिए कहा जाता है, पहले तो यहां बता देता हूं कि ये केस तो सक्सेसफुल है भाई। ए बी वाला जरूर ब्लड ले लेगा इससे। किससे? ए से। और ए से ही नहीं, बी से भी ले सकता है,
ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोकने के लिए या एंटीजेंस को पहचान कर उनके खिलाफ क्रिया करने के लिए एंटीबॉडी ही नहीं है। इसका मतलब इस ए बी रक्त समूह को पता है ना आपको क्या कहते हैं अपन और क्यों कहते हैं, आज समझ जाओ। इसको सार्वत्रिक ग्राही के नाम से जाना जाता है। सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं इस ए बी को? कोई भी बताएगा? अरे ए बी को सार्वत्रिक ग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना, ये ए बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी ही नहीं रखता, तो इसको कोई सी भी एंटीजन दो कभी कोई खतरा नहीं है, यानी ये ले लेगा। नेक्स्ट, अब चौथा केस देखते हैं, इस बी ब्लड ग्रुप को ए वाला दे सकता है कि नहीं। ए वाले ने जैसे ही ब्लड दिया उसके ब्लड के साथ आरबीसी आई, आरबीसी की सतह पर कौन है? एंटीजन। कौन सा वाला? ए। जैसे ही ए एंटीजन आया इसके शरीर में, इसके शरीर के अंदर ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी बैठी है, ए और बी वाली। कौन सी? ए वाली भी और बी वाली भी। तो जैसे ही ए एंटीजन आया बी वाली ने तलवार खींच ली। क्यों? गलत है। अरे यार, ए एंटीजन को तो बी वाला पहचानता है, बी वाली तलवार खींच ही नहीं सकती एंटीबॉडी, वो तो कहेगी मेरा भाई आ रहा है। लेकिन ए एंटीबॉडी जो किसके साथ रहती है? बी एंटीजन के साथ, वो इस ए एंटीजन वाले को देखते ही तलवार खींच लेगा। यानी ए वाला तलवार खींच लेगा उसे मारने के लिए, और बी वाला जो है वो उससे कहेगा अरे भाई यार रुक जा, मत मार इसको, ये अपना भाई है। ये कहेगा तो तेरा भाई है तो क्या है, मेरा फर्ज है कि अगर मुझे बी एंटीजन के अलावा कोई दूसरी एंटीजन दिखी तो मैं उसे मारूंगा। ए वाला कह रहा है मैं मारूंगा, और बी वाला कह रहा है यार भाई मत मारो क्योंकि वो मेरा भाई है। लेकिन ये तो अपने आप में स्वच्छंद होती हैं दोनों एंटीबॉडीज, क्या दिक्कत है? बी वाला नहीं हाथ उठाएगा तो क्या हो जाएगा? ए वाला तो है। ये ए एंटीबॉडी इस ए एंटीजन को पकड़ के स्कंदित कर देगी और रक्त का थक्का जम जाएगा। अर्थात 100% ये ए ब्लड ग्रुप वाला इस ओ ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता। अब देखते हैं यार, ए नहीं दे सकता तो क्या बी दे सकता है इसको? अगर मैं ए की जगह बी ब्लड ग्रुप इस ओ को दूं तो क्या होगा? अब की बार ये बी वाला तलवार खींच लेगा। अब ए वाला कहेगा और मेरा भाई आ रहा है, लेकिन बी वाला कहेगा नहीं, मैं कैसे आने दूं, मेरा फर्ज है, मेरे फर्ज के खिलाफ है कि इस ए एंटीजन के अलावा कोई दूसरा एंटीजन इसमें आ जाए तो। और अब की बार आ कौन सा रहा था? बी वाला। तो इस बार ये मार देगा बी वाला इसको, यानी बी भी नहीं दे सकता इसको। बात करें ए बी की, ए बी वाला दे सकता है क्या? ए बी वाला तो और भी पेचीदा काम हो गया। कैसे? ए बी वाले ने जैसे इसको ब्लड देने की सोची तो ए बी पर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है। एंटीजन ए और बी दोनों आएंगे तो यार दोनों तलवार खींच लेंगे, और दोनों तलवार खींच लेंगे, दोनों अटैक कर देंगे दोनों एंटीजन्स पर, और बहुत जल्दी रक्त का स्कंदन हो जाएगा। यानी ए बी वाला भी नहीं दे सकता। क्या ओ वाला दे सकता है? देखते हैं ओ वाला देगा कि नहीं देगा। ओ पर कोई एंटीजन ही नहीं है, और ओ वाला जो लेने वाला है उस पर एंटीबॉडी कितनी भी हो, चाहे जब तक एंटीजन ही नहीं है तब तक वो एंटीबॉडी अटैक किस पर करेंगी, पहचानेंगे किसको? अरे शिकारी शिकार का ही तो शिकार करेगा, शिकार है ही नहीं यहाँ पे, एंटीजन ही नहीं है ओ के पास, तो ये एंटीबॉडी कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ओ वाला ओ वाले को दे सकता है। अब देखते हैं इस ओ वाले के द्वारा किस किस को रक्त दिया जा सकता है। कॉमन सेंस लगाना, ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, यानी ओ के पास जो आरबीसी हैं वो ऐसी हैं जिनकी सतह पर पहचानने के लिए कुछ नहीं है। अब किसी के शरीर में चाहे एंटीबॉडी ए आ जाए, चाहे किसी के शरीर में एंटीबॉडी बी आ जाए, चाहे किसी के शरीर में दोनों एंटीबॉडी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी आरबीसीओं को जिनकी सतह पर कोई एंटीजन ही नहीं है। यानी ओ रक्त समूह वाला जिसको मर्जी पड़े उसको अपना रक्त दे सकता है, क्योंकि उसके आरबीसी पर कोई एंटीजन उपस्थित होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा ब्लड ग्रुप हो गया? सार्वत्रिक दाता, सबको दे देगा जरूरत पड़ने पर। और सबसे जो ले सकता है वो कौन है? ए बी। और सबको जो दे सकता है वो कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। इस तरीके से अपन ने ये रक्त स्थानांतरण की क्रियाविधि से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है,
समान एंटीजन को समान एंटीबॉडी मारती है। बस आपके सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। आपसे कोई पूछे बी रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो आप सीधा दिमाग लगाओ बी रक्त समूह वाले में एंटीजन बी है, इसीलिए रक्त समूह बी है, और एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती, इसका मतलब यानी ए ही होगी। आ गई ना समझ में? तो देख लो बी रक्त समूह वाले में ए एंटीबॉडी होगी। इस तरह से कौन किसको दे सकता है नहीं दे सकता वाले क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहीं से अपन ने ये भी समझाया है कि आपको ए बी रक्त समूह जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है और ओ रक्त समूह जो है वो सार्वत्रिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। अब ये रक्त समूह के इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप निपटा लोगे, एंटीजन एंटीबॉडी की पूरी क्रिया समझ लिया आपने। इसी में एक प्रकार का रक्त समूह और आता है बच्चों, जिसे अपन कहते हैं RH ब्लड ग्रुप। यदि बात RH रक्त समूह की करें तो बच्चों इसको भी खोजने का श्रेय उसी को जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोजा किसमें? रीसस नामक बंदर में। एक रीसस नाम का बंदर है, मंकी, उसके अंदर ये RH ब्लड ग्रुप को इन्होंने खोजा। RH एक्चुअली एक फैक्टर है, एक कारक है, समझ में आई बात, जो एंटीजन को प्रदर्शित करता है। किसको? एंटीजन को। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक RH पॉजिटिव और दूसरा RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव वो RH ब्लड ग्रुप होगा जिसके RBC की सतह पर RH नाम का एंटीजन होगा, और RH नेगेटिव वो जिस पर RH नाम का एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी इन एंटीजन के लिए किसी के पास भी नहीं होती, किसी के भी शरीर में नहीं होती। तो RH ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों जो सजीव है ना, उनको मैं दो भागों में बांट सकता हूं, एक तो RH पॉजिटिव और दूसरा जिसे मैं कह सकता हूं RH नेगेटिव। देखो भाई, बात यदि एंटीबॉडी की करें, ध्यान से सुन लेना, एंटीजन की करें और एंटीबॉडी की करें, तो जिसमें RH एंटीजन उपस्थित है वो RH पॉजिटिव है, और जिसके RBC पर RH नाम के एंटीजन नहीं है वो RH नेगेटिव। चाहे किसी इंसान के शरीर में RH फैक्टर हो या ना हो, यानी RH नाम के एंटीजन हो या ना हो, एंटीबॉडी किसी के भी नहीं होती। नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें भी नहीं होती और इसमें भी नहीं होती। क्लियर? एंटीबॉडी शॉर्ट में लिख देता हूं AB। हाँ, इसमें RH एंटीजन है और इस पे RH एंटीजन नहीं है, इसीलिए वो कहलाया RH नेगेटिव। क्लियर? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है सामने निकलकर, वो ये आती है कि यार RH ब्लड ग्रुप के आधार पर रक्त का स्थानांतरण किस किस में किया जा सकता है, किस में नहीं, कोई समस्या तो नहीं है किसी तरह की। तो चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास RH प्लस वाला एक नर है और एक मादा है अपने पास। क्लियर? और ये जो मादा है, ये मादा हमारे पास है फीमेल, जो RH नेगेटिव है, ठीक है, और ये नर है हमारे पास जिसको अपन ने बोल दिया RH पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं कि यार क्या ये RH पॉजिटिव वाला नर इस RH नेगेटिव मादा को रक्त दे सकता है कि नहीं? स्थानांतरण, ब्लड स्थानांतरित किया भाई अपन ने, पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को, ठीक है। इन दोनों की शादी का केस ले लो या केवल रक्त देने का केस ले लो, तो प्रथम स्थानांतरण किया है, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, मैं लिख सकता हूं यहां पर, पहली बार स्थानांतरण किया। अब ये तो आप जानते ही हो कि ना तो पॉजिटिव वाले के शरीर में एंटीबॉडी और ना ही नेगेटिव वाले के शरीर में एंटीबॉडी। RH के खिलाफ एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से होती ही नहीं है किसी में भी, ना तो उसमें है और ना ही इसमें। देख लो यही तो है वो मादा। क्लियर? अब जैसे ही मैंने रक्त इसको दिया फीमेल को, उस RH पॉजिटिव का पहली बार प्रथम बार स्थानांतरण किया, तो क्या हुआ, उस RH की RBC आई और उस RBC की सतह पर कौन लगा हुआ है?
एंटीजन, ये देखो ये वाली आरबीसी आ रही है और ये आरबीसी की सतह पर क्या लगा हुआ है, एंटीजन। कौन सा एंटीजन है ये, RH एंटीजन। यहां लिख देता हूं मैं RH एंटीजन, ये आरबीसी है। तो ये वाली आरबीसी इसमें आई, एंटीजन आ गया। अब यार जैसे ही इसके शरीर में ये एंटीजन आया, यानी एंटीजन मतलब कोई प्रतिजन बाहर का कण आया, वैसे ही बच्चों ये उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा विदेशी कण समझकर, इसका प्रतिरक्षा तंत्र। और जैसे ही इस मादा का प्रतिरक्षा तंत्र उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, इस क्रिया में निश्चित रूप से कुछ समय लग जाता है। और जैसे ही मैं कहूंगा कि कुछ समय लग जाता है, तो तब तक इसका काम चल जाता है। भाई ब्लड ग्रुप आराम से इसमें आ गया, आरबीसी आ गई, इसकी जान बच गई, यानी इसको कोई खतरा नहीं हुआ। पहला रक्त स्थानांतरण सफलतापूर्वक हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि ये RH नेगेटिव शुरू में कोई एंटीबॉडी रखता नहीं है, और जब कोई एंटीजन बाहर से आया तो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में इसको क्या लग जाता है, समय। तो मैं लिख देता हूं एंटीबॉडी बनाने में क्या लग जाता है, समय। एंटीबॉडी बनाने में समय लगता है, अतः यही वजह है कि जो प्रथम रक्त का स्थानांतरण हुआ है वो कैसा हो गया, सफल। वो सफल रहा, सफलतापूर्वक रक्त का स्थानांतरण हो गया पहली बार का, ठीक है। लेकिन इसी बीच समय जरूर लग गया, लेकिन इस बार इसने क्या बनानी शुरू कर दी अपने शरीर में, उस RH नाम की एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी। ये देखो ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया भाई अपने शरीर में उस RH एंटीजन के खिलाफ। ये देखो ये एंटीबॉडी बना ली है, एंटीबॉडी बना ली RH एंटीजन के खिलाफ। अब मान लो इसको फिर एक्सीडेंट हुआ या दोबारा से रक्त की जरूरत पड़ी और दोबारा देने वाला वो ही RH पॉजिटिव, तो अब की बार ये देखो दोबारा से जैसे रक्त दिया, इसको मैं बोलूंगा कौन सा, द्वितीय, दूसरी बार द्वितीय स्थानांतरण। और द्वितीय बार जब स्थानांतरण किया मैंने, तो अब अगेन यही वाली आरबीसी आ रही है। इन आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन है और इस मादा के शरीर में अब उस RH एंटीजन के लिए RH के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। क्योंकि प्रथम बार जब स्थानांतरण हुआ था तो उसके आधार पर इसने अपने अंदर सोचा कि दोबारा ऐसा कोई भारी कण का अटैक होगा तो मैं उसके लिए पुलिस तैयार कर लूं। उसने कर ली, और जैसे ही दोबारा वो एंटीजन आई तो इस बार क्या हो गया, दूसरे बार जैसे ही वो आरबीसी आई, उस आरबीसी के सतह पर उपस्थित जो RH एंटीजन है ना बच्चों, इन RH एंटीजन को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अटैक कर दिया किसने, इन एंटीबॉडी ने। ये देखो ये नीले रंग से दिखाई है मैंने एंटीबॉडी। और जैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होगी वैसे ही रक्त का क्या हो जाएगा, स्कंदन। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया हुई, रक्त का स्कंदन हुआ, इस व्यक्ति को खतरा आ जाएगा, ये मृत्यु के कगार पर आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में द्वितीय स्थानांतरण कैसा हो जाएगा, असफल। यानी कि जब RH पॉजिटिव व्यक्ति का RH नेगेटिव व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो पहला स्थानांतरण तो सफल रहता है क्योंकि नेगेटिव वाले में कोई एंटीबॉडी उसके खिलाफ है नहीं, लेकिन दूसरे स्थानांतरण में खतरा है। क्यों? क्योंकि पहले स्थानांतरण को मद्देनजर रखते हुए वो RH के खिलाफ क्या बना लेता है, अपने शरीर में एंटीबॉडीज। क्लियर हो गई बात? इसलिए रक्त का स्कंदन हो जाएगा और दूसरा असफल हो जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पहले जमानों में जब विवाह होते थे, जब इस RH का नहीं पता था, तो कई बार ऐसा होता था कि एक दंपत्ति ने लैंगिक जनन के द्वारा संतति उत्पन्न करने की कोशिश की, तो एक संतति तो हो गई, लेकिन उसके बाद उनके संतति ही नहीं हुई एक के बाद, और हर बार संतति गर्भावस्था में ही मर जाती थी। जब साइंस डेवलप हुई तो इसका रीजन बताया गया। इस चक्कर में कई अंधविश्वास पनप गए थे। साइंस डेवलप हुई तब पता चला यार क्यों नहीं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी संतति जन्म ले रही, एक ही होकर क्यों रह गई, क्या समस्या आ गई। अचानक से चेक किया गया तो पाया गया कि यार ऐसी स्थिति तब पैदा हुई है जब नर तो हो RH पॉजिटिव और मादा हो RH नेगेटिव,
तो जब प्रथम बार इनके बीच में संभोग हुआ होगा तो उस बीच नर और मादा का रक्त तो कांटेक्ट में आया ही नहीं, तो गर्भ धारण हो गया, युग्मनज ने भ्रूण का रूप ले लिया। भ्रूण अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है मादा से। तो जब डिलीवरी होनी होती है, बच्चा बाहर आना होता है, तब ये प्लेसेंटा टूटता है, इसमें चोट पहुंचती है। इसके टूटने पर जो ब्लड है उस बच्चे का, वो ब्लड मदर के ब्लड से मिक्सअप हो जाता है। क्लियर हो गई बात? और क्या खतरा है इससे? चूंकि आप समझ के चलिए नर RH पॉजिटिव है, मादा RH नेगेटिव है, तो संतति में आधे जीन नर से आते हैं, आधे मादा से आते हैं, यानी आधे गुणसूत्र नर के होते हैं, आधे मादा के। तो यार मादा में तो RH एंटीजन है ही नहीं, नर में RH एंटीजन है, तो बच्चे में भी विषम युग्मजीय स्थिति आएगी, RH नेगेटिव पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव वाला बच्चा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होने का मतलब एंटीजन बन जाएगी RH की। तो बच्चा भी कैसा होगा? इन दोनों का RH पॉजिटिव, यानी उस बच्चे के RBC पर RH नाम की एंटीजन है, और जब वो माता के रक्त से मिश्रित हो जाएगा पहली प्रेगनेंसी के दौरान, तो माता के शरीर में RH एंटीजन्स के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी, और खूब सारा टाइम मिलेगा माता को दूसरा गर्भ धारण करने से पहले। इस बीच खूब सारी RH के खिलाफ एंटीबॉडी माता में बन जाएगी। सही है, रक्त मिश्रित हो जाने की वजह से। अब जब यही दंपत्ति दूसरी बार गर्भ धारण करेगी तो क्या होगा? आप सभी जानते हो, दोबारा से निश्चित रूप से गर्भ धारण हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, वो भ्रूण का निर्माण चल रहा होगा, भ्रूण बनना स्टार्ट होगा, उसी बीच अपरा यानी प्लेसेंटा बनेगा। अब उस प्लेसेंटा में समस्या क्या होगी? आप जानते ही हो, कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार कर सकती हैं। आपने पढ़ा होगा इम्यूनोलॉजी के अंदर, जैसे IgG IgM वगैरह, कुछ जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज होती हैं वो माता से डायरेक्ट आ जाती हैं, जिनको कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। सही है कि नहीं है? तो यही RH एंटीबॉडीज उस प्लेसेंटा के थ्रू जब फीटस में यानी भ्रूण के अंदर पहुंचेंगी, तो उस भ्रूण में जो भी एरिथ्रोसाइट या RBC शुरुआत में बन रहे होंगे उन्हीं को मार देंगी। यानी भ्रूण में रक्त बन ही नहीं पा रहा है, भ्रूण बचपन में ही मर जाएगा, यानी कि भ्रूण संतति का निर्माण ही नहीं कर पाएगा। और इस रोग को, इस समस्या को क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं बच्चों, क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, FOETALIS, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। समझ में आई बात? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक ऐसा रोग है जो RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि इसके लिए परम आवश्यक शर्त यह है कि नर RH पॉजिटिव हो और मादा RH नेगेटिव हो, तो उनकी प्रथम संतति तो नॉर्मल, लेकिन दूसरी संतति का रूप नहीं ले पाएगी, गर्भावस्था में ही दम तोड़ देगी। इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और इसका रीजन आपको बता ही दिया, क्योंकि माता में दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान तक RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, और इनकी संतति हमेशा ही RH पॉजिटिव वाली ही होनी है। तो ऐसी स्थिति में समस्या है। आज की तारीख में समस्या बड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां मार्केट में इसके खिलाफ आ चुकी हैं। रोलिन, रोगम, NTD इत्यादि नाम की दवाइयां इस रोग के निदान के लिए हैं, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये लो भाई, RH इनकम्पैटिबिलिटी बता दी, ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है वो भी बता दिया। इस टाइप के अनेकों तमाम तरह के सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस सवालों के सिलसिले में ही हम एंटर होने की क्या कर रहे हैं? कोशिश। इसी कोशिश को मद्देनजर रखते हुए इस बोर्ड पर जो भी लिखा है मैं साइड में हट रहा हूँ, आप उसको फटाफट से नोट करें पॉज करके, और फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको करवाता हूँ। ठीक है, चलिए। आपको जब ग्रंथ मिलेगा यानी पैकेज, तो उसकी PDF के अंदर आप देखोगे इंडिया की जनसंख्या में भी पूछा गया है, उसमें कौन सा रक्त समूह ज़्यादा है कौन सा कम है, तो एक बार उस पर एक नज़र या प्रकाश या आइडिया हम डाल लेना। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्लड ग्रुपिज्म का पूरी तरह समझा दिया है। क्लियर? तो एंटीजन एंटीबॉडी अन्योन्य क्रिया आपको समझ में आ चुकी है। अब इस पर आधारित कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। तो आप समझिए ना, ये जो अपन रक्त समूह देखते हैं तो बताता है ना RH A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके लिए लिखा जाता है? RH के लिए। और A, AB या O वगैरह किसके लिए लिखा जाता है? ABO ब्लड ग्रुप के लिए। समझ में आ गई बात? ये है पूरा किस्सा। चलिए
यह आपने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ ली, तो अब कुछ क्वेश्चंस का जमावड़ा आपके सामने होने वाला है, क्वेश्चनों की बौछार होने वाली है। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न ए प्रश्न में कह रहा है ए रक्त समूह ए बी रक्त समूह वाला नर तथा ए बी रक्त समूह वाली मादा दावा करते हैं कि ओ रक्त समूह वाला बच्चा इनका है। ये दावा कर रहे हैं कि ओ रक्त समूह वाला बच्चा इन्हीं का है। तो ये दावा सत्य है या असत्य, यही आपको बताना है। चलिए भाई, आप भी सॉल्व करिए और मैं भी इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, स्लाइड को पॉज करके आप इसका हल देखें। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको संकरण करवा के देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक नर और एक मादा, नर का रक्त समूह ए बी बता रहा है, मादा का भी ए बी बता रहा है। तो जीन प्रारूप ए बी का तो आप जानते ही हो, एक ही हो सकता है, आई ए आई बी, और मादा का भी आई ए आई बी। यानी जब इनके बीच संकरण होगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां पर पैदा होगी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं क्या रक्त समूह बनेगा भाई, आई ए, इसने इससे कर लिया, अब ये उससे कर रहा है तो आई ए आई बी बन जाएगा, ये इससे करेगा तो आई ए आई बी बन जाएगा, और ये उससे करेगा तो आई बी बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये तो रक्त समूह ए, ये रक्त समूह ए बी, और ये रक्त समूह बी। यानी कि ओ रक्त समूह बनने की प्रायिकता तो शून्य है। यानी ये जो दावा है, उत्तर आ गया भाई, दावा गलत है। ओ रक्त समूह वाला बच्चा इनका हो ही नहीं सकता, यह आंसर है। तो इस तरह रक्त समूह के आधार पर हम संततियों के दावे की भी क्या कर सकते हैं, जांच। डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन से आपका मुकाबला करवाता हूं मैं। एक और प्रश्न बताना आप, अच्छा ही प्रश्न होगा काफी, इसमें एक सूचना भी मिलेगी आपको जानने के लिए। एक अगर मैं आपको कहूं कि ए रक्त समूह वाला नर तथा बी रक्त समूह वाली मादा से कौन कौन से संभावित रक्त समूह वाली रक्त समूह वाली संततियां निर्मित होंगी, कौन से संभावित रक्त समूह वाली संततियां निर्मित होंगी। संभावित रक्त समूह आपसे प्रश्न में क्या कर लिया गया, पूछ लिया गया। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। आप भी हाथ बटाइए, थोड़ा सा खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर इधर देखना। ये कह रहा है नर तो रक्त समूह ए वाला है और जो मादा है वो रक्त समूह बी वाली है। तो संभावित रक्त समूह क्या होंगे, तो हमें क्रॉस करवाना पड़ेगा, जीन प्रारूप लेना पड़ेगा। अब हमारे सामने दो स्थितियां हैं बच्चों। एक तो हम इन दोनों रक्त समूहों के जीन प्रारूप समयुग्मजीय अवस्था वाले ले लें, और दूसरी संभावना हम इन दोनों रक्त समूह वालों के जीन प्रारूप विषम युग्मजी ले लें। क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है कि ए वाला समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी, बी वाला समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। तो क्या करें, क्या लें? तो क्वेश्चन की भाषा पर गौर कीजिए। इसने लिखा है संभावित रक्त समूह कौन से हो सकते हैं, यानी हमको अधिकतम संभावना बतानी है कि कौन कौन सा रक्त समूह बन सकता है। और अधिकतम संभावना कब आएगी, तो यहां मैं एक इंपॉर्टेंट सूचना भी आपको देना चाहूंगा इस प्रश्न के माध्यम से। अधिकतम
संभावित संयोग, अधिकतम संभावित संयोग प्राप्त करने हेतु, अधिकतम संभावित संयोग प्राप्त करने हेतु कौन सी स्थिति लेते हैं? हमेशा याद रखना भाई, विषम युग्मजी मानते हैं। क्या मान के चलते हैं स्थिति को? विषम युग्मजी। ये एक ऐसा तथ्य है जिसको आप याद रखें आगे के लिए। जब भी आपसे कोई संभावना वाला संभावित प्रश्न पूछे तो आपको जब भी जीन प्रारूप चुनना हो, कुछ ना कहा गया हो, तो हमेशा कौन सा चुने? विषम युग्मजी। अब ए वाले के लिए विषम युग्मजी क्या हो सकते हैं? एलील IA I0, और बी वाले के लिए क्या हो सकता है? IB I0। सही है ना? समयुग्मजी होता तो IA IA, IB IB। अब देखो क्रॉस करवाओगे आप तो आपको विकल्प आपके सामने मिल जाएंगे। इसको इससे और इसको इससे करवाएंगे, एक बार इसको इससे और इसको इससे करवाएंगे अपन। तो जब क्रॉस करवा लेंगे तो हमें क्या क्या एलील्स का संयोग मिलेगा? IA IB से करेगा, IB मिल जाएगा। IA I0 से करेगा, IA IO। I0 IB से करेगा, IB I0। I0 I0 से करेगा, I0 I0। ये देखो, ये रक्त समूह कौन सा है? दोनों एलील AB वाले हैं, AB। ये कौन सा है? A। ये कौन सा है? B रक्त समूह। और ये कौन सा है? O रक्त समूह। यानी आंसर आपके चरणों में आ चुका है। क्या? चारों रक्त समूह समान रूप से हो सकते हैं। चारों रक्त समूह समान प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं भाई, 25% की प्रायिकता के साथ। देख लो आप, 25% AB भी हो सकता है, 25% A भी हो सकता है, 25% B भी हो सकता है, और 25% ही O हो सकता है। यानी ऑल 4 ब्लड ग्रुप कैन बी पॉसिबल। चारों टाइप के रक्त समूह संतति में बन सकते हैं। यही पूछा था इसने, संभावित रक्त समूह संतति में क्या हो सकते हैं। अब आप समयुग्मजी ले लेते, मान लो IA IA IB IB, तो आपको बच्चा केवल एक ही टाइप का मिलता, AB। बच्चे में एक ही प्रकार का रक्त समूह मिलता आपको, AB रक्त समूह। तो बताइए आपको फायदा होता कि नुकसान? क्वेश्चन गलत हो जाता ना। कहाँ 4 रक्त समूह मिल रहे हैं और कहाँ आपको AB मिलता। तो संभावित रक्त समूह थोड़ी होता वो तो कंफर्म हो जाता। इसी क्वेश्चन को मोड़ के दे देता। वो क्या पूछता? नर का रक्त समूह A, मादा का रक्त समूह B है, तो इनके संतति में कौन से रक्त समूह का पाया जाना ये सत्यापित करेगा कि दोनों ही नर तथा मादा पैतृक समयुग्मजी एलील रखते हैं। वो आंसर क्या आएगा? AB। बच्चे में अगर AB रक्त समूह ही आएगा ना, तो इसका मतलब नर भी IA IA वाला है और मादा भी IB IB वाली है। तभी संतति में कौन सा रक्त समूह आएगा? AB। केवल AB। समझ गए? ये बेहतरीन प्रश्न बन सकता था। देखो इसी में करवा दिया मैंने आपको, नहीं यही समझ में। अब इसने अधिकतम संभावित पूछे तो फिर ये आ गए। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लाता हूं, पेश करता हूं। अब जब बात इस तरह की आई गई है तो फिर एक क्वेश्चन और, ठीक है भाई, करने की कोशिश करना। देखिए, एक B रक्त समूह वाली मादा के बच्चे का रक्त समूह O है, तो इसके आदमी का यानी कि पति का रक्त समूह क्या होगा? एक B ब्लड ग्रुप वाली मादा है जिसके बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, तो इसके पति का रक्त समूह पूछा है, और वो भी मैं यहां लिख देता हूं, पति का संभावित ही बताना है। संभावना ही तो बताओगे आप, आपको क्या पता क्या है, संभावना बतानी है। संभावित रक्त समूह क्या होगा उसके पति का। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। आप भी समय लो और खुद से वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की चेष्टा करो, देखते हैं आपका सही होता है कि गलत। तो भाई ये क्या कह रहा है? आदमी का यानी नर का तो पूछा है संभावित, मादा का इसने दे रखा है B, क्रॉस से बच्चे का क्या आ रहा है? O। तो नर का पूछ रहा है क्या हो सकता है। तो यार संभावित पूछा है तो सबसे पहले मादा का आपको जीन प्रारूप क्या लेना पड़ेगा? विषम युग्मजी।
और यहां तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि विषम युग्मजी ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में ओ का आना यानी कि इसके दो एलील यही हो सकते हैं, तो एक एलील ओ वाला नर से आया है, एक मादा से आया है। निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि नर के पास आई ओ एलील तो जरूर है ही, तभी बच्चे का क्या आ सकता है? ओ। अब इस ओ के साथ एलील क्या भी उपस्थित हो सकती है? आई ओ भी हो सकती है, आई ए भी हो सकती है और आई बी भी हो सकती है ओ के साथ। समझ में आई? तो अगर एलील आई जीरो है तो आई जीरो मिलकर के ओ रक्त समूह बना लेगा ये। अगर दूसरी एलील ए हुई तो इसके साथ मिलकर ए रक्त समूह बना लेगी, और आई हुई तो इसके साथ मिलकर के बी रक्त समूह, यानी कि ओ, ए और बी रक्त समूह उपस्थित हो सकते हैं किसके? पिता के, यानी उस औरत के पति का रक्त समूह क्या क्या हो सकता है संभावित? ओ, ए और बी। ए बी रक्त समूह नहीं हो सकता पति का। तो ये क्वेश्चन मोड़ के पूछ ले, वो एक मादा है जिसका रक्त समूह बी है, जिसके पुत्र का रक्त समूह ओ है, तो कौन सा रक्त समूह इसके पति का नहीं हो सकता? पति का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता? बोलो। ये लो यहीं लिख देता हूं, इसी क्वेश्चन का ये पहला भाग था जो मैंने पूछा, पति का रक्त समूह, और दूसरा भाग पति का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता? बोलो, कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता पति का? आंसर ए बी। ए बी रक्त समूह आदमी का हो ही नहीं सकता कभी। ए बी रक्त समूह होगा तो बच्चे का ओ रक्त समूह आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओ के दोनों एलील में से एक एलील माता से आया है और एक एलील पिता से आया है। समझ रहे हो ना आप? बेहतरीन प्रश्नों का समूह लाता हूं मैं आपके सामने हमेशा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या हो जाए, एकदम क्लियर। एक और क्वेश्चन, चलो इतनी जगह बची है, इसमें एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, या फिर समय या मन करा इच्छा करी तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। देखिए, एक महिला का रक्त समूह ए है तथा इसके पति का रक्त समूह ए बी है। आदमी का ए बी है, औरत का ए है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, कोशिश करना खुद करने की। संतति में कौन से रक्त समूह, तो संतति में कौन से रक्त समूह का आना यह सिद्ध करेगा, संतति में कौन से रक्त समूह का आना यह सिद्ध करेगा कि मादा ए रक्त समूह के लिए, मादा ए ब्लड ग्रुप के लिए, देखना कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, विषम युग्मजी है। मादा ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या है? विषम युग्मजी। ये पूछ लिया इसने, कितना इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न है। ये कह रहा है कि भाई महिला यानी स्त्री का रक्त समूह ए है, पुरुष का यानी उसके पति का ए भी है, तो बच्चे में कौन से रक्त समूह का आना इस बात की पुष्टि करेगा कि माता जो है वो ए रक्त समूह के लिए समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी? क्योंकि दुनिया जानती है यार, ए रक्त समूह के दो जीन प्रारूप हो सकते हैं, एक तो आई ए भी हो सकता है और एक आई जीरो, ये समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी। तो यही पूछ रहा है कि मादा जो है वो विषम युग्मजी है, तो ये कैसे सिद्ध करें? बच्चे में कौन सा रक्त समूह आना इस बात को सिद्ध करे कि मादा ए रक्त समूह के लिए कैसी है? विषम युग्मजी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप, और समझने की कोशिश करना। भाई दोनों ही स्थिति लेनी पड़ेंगी मुझे मादा की, दोनों ही। एक बार तो मैं समयुग्मजी ले लेता हूं, मान लो आई ए, और दूसरे केस में केस ले लेता हूं दो, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। केस सेकंड में मैं मादा को ले लेता हूं विषम युग्मजी। क्लियर हो गई बात? और क्रॉस करवाया जा रहा है नर के साथ, तो नर तो एक ही हो सकता है, उसका तो जीन प्रारूप एक ही होगा, आई बी, और यहां भी आई बी। अब देखता हूं भाई संततियों में जीन प्रारूप कौन कौन से आ सकते हैं। देखो आई ए आ जाएगा, एक तो आई बी आ जाएगा, आई ए सेम है ये तो,
IAIB, ये भी लिख चुका हूं। मतलब ये दो ही तरह के जीन प्रारूप आ सकते हैं। ये दो तरह के जीन प्रारूप का मतलब कौन कौन से ब्लड ग्रुप, ये वाला ब्लड ग्रुप तो कौन सा है भाई, IAIA ए हो गया, और IAIB कौन सा हो गया, AB। मतलब केस फर्स्ट में तो ये दो ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं संतति में, समझ में आई बात। केस सेकंड देखते हैं, IAIA से करेगा तो IAIA आ जाएगा, IAIB से करेगा तो IAIB आ जाएगा, I0IA से करेगा तो I0IA आ जाएगा, I0IB से करेगा तो I0IB आ जाएगा। देखते हैं भाई चार प्रकार के जीन प्रारूपों से ब्लड ग्रुप कौन कौन से बने। IAIA हो चाहे I0IA हो, दोनों ही कौन से ब्लड ग्रुप को दर्शा रहे हैं, A को। IAIB किसको दर्शा रहा है, AB को। और एक नई चीज यहां बन गई, कौन सी, I0IB, ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रक्त समूह B को। अब आप गौर से देखो, जब केस फर्स्ट में समयुग्मजी मादा लेता हूं तो दो रक्त समूह मिलते हैं A और AB। जब केस सेकंड में मादा को विषमयुग्मजी लेता हूं तो भी मुझे A और AB तो वही मिलते हैं जो समयुग्मजी में मिले थे, लेकिन नया क्या मिल गया इस बार, B रक्त समूह। अर्थात यही तो मेरा आंसर है। अगर बच्चे का रक्त समूह B आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मादा 100% कैसी रही है, विषम युग्मजी A रक्त समूह के लिए। और अगर A रक्त समूह आया बच्चे का, या बच्चे का रक्त समूह A भी आया, तो मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि मादा समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी। क्यों, क्योंकि ये A और AB रक्त समूह दोनों स्थितियों में बनते हैं, चाहे मादा को समयुग्मजी ले लो चाहे विषम युग्मजी। लेकिन B रक्त समूह केवल कब बनेगा, जब मादा क्या हो, विषम युग्मजी। इसीलिए उसका उत्तर क्या आ जाएगा, B रक्त समूह। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ब्लड ग्रुप से संबंधित मैंने हर तरह के बेहतरीन क्वेश्चन करा दिए आपके सामने। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, जब बात मल्टीपल एलिलिज्म की चली रही है तो, ठीक है ना। चलो एक और प्रश्न, बस इतने से हिस्से में, फिर उसके बाद हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो अभी भी इसमें घातकता हमारी बची हुई है, और फिर दूसरी अन्योन्य क्रियाएं भी शेष हैं, वो सब देखेंगे। चलो एक प्रश्न और कर लो लास्ट। एक अगोटी, आप अगोटी में भी समयुग्मजी लिख रहा है वो, एक समयुग्मजी अगोटी खरगोश का क्रॉस एल्बिनो, एल्बिनो का मतलब समझते हो ना, रंजकहीन, एल्बिनो खरगोश से कराया जाता है। एल्बिनो खरगोश से कराने पर F2PD में आपसे पूछ लिया, नंबर 1, शुद्ध अगोटी अनुपात शुद्ध एल्बिनो क्या होगा, और केस सेकंड आपसे पूछ लिया अशुद्ध अगोटी अनुपात शुद्ध अगोटी क्या होगा। चलिए इसको करते हैं हल। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा, और क्रॉस कैसे करवाओगे देख लीजिए एक बार। यहां पर ये एक खरगोश को नर ले लिया, एक को मादा। अब वो कह रहा है समयुग्मजी अगोटी, अगोटी तो प्रभावी होता है, वो भी समयुग्मजी, ये होगा, और एल्बिनो अप्रभावी होता है, ये होगा। इनके बीच क्रॉस करवाओगे आप तो जो F1PD बनेगी उसमें कैपिटल C स्मॉल c आएंगे, सारे के सारे संकर टाइप के अगोटी आएंगे। लेकिन जब इसमें आप स्वपरागण करा के F2PD प्राप्त करना चाहोगे तो वो कैसे करोगे, चेकर बोर्ड बनाओगे, चेकर बोर्ड पर इस तरीके से युग्मक लिख दोगे, यही तो नर है यही मादा है, तो कैपिटल C स्मॉल c तो इससे बन गए, और इसी का नया युग्मक कैपिटल C स्मॉल c बन जाएगा। जब इनके बीच क्रॉस कराओगे तो कैपिटल C कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C और स्मॉल c। तो ये देख लो भाई, ये शुद्ध अगोटी है, ये शुद्ध है, शुद्ध यानी समयुग्मजी। ये शुद्ध एल्बिनो है, ये भी शुद्ध है लेकिन कैसा है, एल्बिनो यानी अप्रभावी। तो शुद्ध अगोटी और शुद्ध एल्बिनो का अनुपात पूछ रहा है, 4 में से 1-1 ही है दोनों, यानी कितना आ गया, 1:1। ये तो पहले का उत्तर हो गया। दूसरा,
ये पूछ रहा है अशुद्ध अगोटी, देखो कैपिटल सी आ रहा है इसमें, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये विषम युग्मजी है, यानी ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध होंगे तो अगोटी ही, लेकिन कैसे हैं ये अशुद्ध वाले। तो दो बन रहे हैं, दो अशुद्ध अगोटी कितने बन रहे हैं, दो, और शुद्ध अगोटी कितना है, एक ही है हमारे पास शुद्ध अगोटी, 2:1। दूसरे का उत्तर हो गया और इस तरह ये क्वेश्चन समाप्त। तो इस तरह से बच्चों तरह तरह के क्वेश्चन हम यहाँ कर सकते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म को अपन ने पूर्ण किया। आज के लेक्चर में यहीं तक का कार्यक्रम मैं करना चाहूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में अब घातकता के साथ अपन आपके सामने उपस्थित होंगे, लीथैलिटी को लेकर आएंगे और उसके बाद अंतर एलिलीय अन्योन्य क्रियाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।